हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं हाजिर हूँ आपके सामने प्यारा सेशन लेकर के। और इस सेशन के अंदर में मैं एस के ठाकुर यानी ठाकुर सर मैथ्स, जिसको आप प्यारे नाम से जानते हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU में जो एग्जामिनेशन होता है उसके BSc थर्ड ईयर का प्यारा से एक बुक है टोपोलॉजी। और ये टोपोलॉजी आपको पेपर 5 में देखने को मिलता है। पेपर 5 को M5 के नाम से भी जानते हैं हम लोग, पता होगा आप सभी को। पेपर 5 को हम लोग M5 के नाम से भी जानते हैं। और इससे आपको 4 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 के PYQ। आपको एग्जामिनेशन में PYQ का बड़ा रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जामिनेशन में PYQ का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2020 का PYQ देखने से पहले 2018 का PYQ जरूर देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 2020 में बहुत सारे क्वेश्चन 2018 से उठ के आए हैं। तो वो क्वेश्चन का आपको क्लू 2018 के PYQ से मिलेगा। 2018 का क्वेश्चन देखना ना भूलें। और आइए सबसे पहले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। सबसे पहला का एक क्वेश्चन है अपने पास में, डिफाइन करना है मैट्रिक स्पेस को विथ सुटेबल एग्जाम्पल। मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करना है, उसके ऊपर में एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। और कहता है एक्स वाई जेड अगर मैट्रिक स्पेस का एलिमेंट्स है, मैट्रिक स्पेस यहाँ पर XD रखा है नाम, XD मैट्रिक स्पेस है, उसका एलिमेंट है, तो प्रूफ करना है DXZ माइनस DYZ का मॉड लेस देन इक्वल टू DXY। मतलब एक साथ दो क्वेश्चन इसके अंदर में शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे मैट्रिक स्पेस को। मैट्रिक स्पेस क्या होता है सर? एक्स कोई मान लो नॉन एम्प्टी सेट है, आप M भी रख सकते हो, किसी किसी क्वेश्चन में E भी रहता है। जो भी आप यहाँ पर रखना चाहो X के जगह पर रख सकते हो नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन के हिसाब से रख लेने में ज्यादा फायदा है। क्वेश्चन में अगर X चर्चा किया हुआ है तो आप X ही रखिए वहां पर। क्वेश्चन में E चर्चा किया हुआ तो E ही रखिएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं चर्चा किया होगा तो आपकी अपनी चॉइस होगी। X कोई नॉन एम्प्टी सेट है, D एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइन करता है x क्रॉस x पर। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है बंधु कि d जो है ना, d वो x क्रॉस x से r पर डिफाइन कर रहा है। मतलब वैसा फंक्शन जिसका वैल्यू हमेशा रियल नंबर आता है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। उस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तब उस केस में जो पेयर बन रहा है XD, पेयर XD, X यहां पर क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, D फंक्शन है। जो पेयर बना रहा है मतलब सेट और फंक्शन के साथ जो पेयर बन रहा है उसी पेयर को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। लेकिन उसको इस चार कंडीशन को फुलफिल करना होगा। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सबसे पहला कंडीशन अपने पास में है, सबसे पहला कंडीशन अपने पास में है DXY इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन का नाम M1 रखा गया। M1 मतलब मैट्रिक स्पेस होने का पहला कंडीशन। नाम से थोड़ा क्लू मिल जाता है इसी। दूसरा अपने पास में कि DXY का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो उस केस में X और Y दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। DXY का वैल्यू 0 के बराबर है तो X और Y इक्वल होगा, या X और Y इक्वल है तो DXY का वैल्यू 0 होगा। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन अपने पास में है कि DXY का वैल्यू DYX का वैल्यू दोनों इक्वल है। मतलब अगर इस दोनों को एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगा। तीसरा कंडीशन अपने पास में ये है, चौथा कंडीशन में DXZ इज लेस देन इक्वल टू में DXY प्लस में DYZ, इसको कहा जाता है अच्छा इसमें देखोगे लास्ट कंडीशन जो अपने पास है उसमें खास बात क्या देखोगे कि इसमें Y जो है ना वो नया एलिमेंट डाल दिया है और X और Z वो पुराना एलिमेंट उसी से उठा लिया है। नहीं कि इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते। इसको कहा जाता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसको कहा जाता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। खैर वो नाम यहाँ मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट में अगर ये फंक्शन ला रहे हो D,
जो फंक्शन कैसा है, रियल वैल्यू फंक्शन है, तब एक्स का जो पेयर है सेट और फंक्शन का जो पेयर है वही बनाता है मैट्रिक स्पेस, अगर इस चार कंडीशन को फुलफिल करता होगा तो। ठीक है, बेहतर सा एग्जाम्पल है ये कि आर कोई सेट है रियल नंबर का और फंक्शन अपने पास डिफाइन करा डी आर क्रॉस आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन कर रहा है, रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन कर रहा है, और डी एक्स वाई का जो वैल्यू वो है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, तब आर डी जो है वो क्या बनाएगा सर, मैट्रिक स्पेस। तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ बोला कि एग्जाम्पल दे के छोड़ दो, आप इतना बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये एग्जाम में आप पूछा भी गया है कई टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर से एक्स डी क्या है सर, मैट्रिक स्पेस है। दो क्वेश्चन था ना अपने पास में, एक्स डी अगर मैट्रिक स्पेस तो ये कंडीशन प्रूफ करो। हाँ, तीन एलिमेंट लिया हमने यहाँ पर से, किसका सर, एक्स डी का। तीन एलिमेंट लिया एक्स डी का, वैसे लिखा भी हुआ है, तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड जो है ना मैट्रिक स्पेस का है। तो चौथा प्रॉपर्टी जो एम फोर है उससे हम लिख सकते हैं डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू में डी एक्स वाई अब प्लस में कितना, डी वाई जेड। बिल्कुल, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाई जेड वाले को उस साइड लेके चले गए। बिल्कुल सर, तो वाई जेड इस साइड चला गया तो माइनस का हो गया, इधर बचा अपने पास में एक्स जेड। अब समझ लो कि टोटल में ब्रैकेट डाल दिए तो बाहर क्या दिखता होगा, प्लस। हाँ हाँ बिल्कुल सर, इसका फर्स्ट इक्वेशन नाम रख लिए। फिर हमने क्या किया, अगेन डी एक्स जेड को लिखा, जो क्या था डी एक्स वाई प्लस में डी वाई जेड, और उसमें इंटरचेंज लगा दिया। इंटरचेंज कैसा लगा दिया सर, y के जगह पर x, x के जगह पे y लगा दिया। यहाँ आ जाएगा y z, यहाँ आ जाएगा अपने पास में y, यहाँ आ जाएगा अपने पास x, और ये y जो है वो x बन जाएगा x z, और हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस बन गया वो। और इसमें ये जो अपने पास y x है वो इधर में रह गया, y x उधर छोड़ दिया। इस दोनों में से आप माइनस कॉमन लिख लो बाहर में। ठीक है, और इसमें देखो कि वाई जेड जो है उसको आप एक्स वाई लिख सकते हो, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी था ना M3, एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू को फर्क पड़ता है, तो हमने इंटरचेंज कर दिया, वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता है, और माइनस हमने टोटल में कॉमन ले लिया। ठीक है बंधु, बहुत बड़ी। अब क्या करेंगे सर, पहला और दूसरा इक्वेशन को देखेंगे। पहला इक्वेशन में यही चीज है लेकिन बाहर प्लस है, दूसरा इक्वेशन में वही चीज है बाहर में माइनस है, और दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया हमने, माइनस को और इस प्लस को हमने इकट्ठा कर दिया, मतलब ये प्लस बाहर में और ये माइनस बाहर में, दोनों को एक साथ लिखा, प्लस माइनस डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड, डी एक्स वाई को सेम छोड़ दिया। अब प्लस माइनस को इकट्ठा दिखाना हो तो हम मॉड से लिखते हैं, जो दिख रहा है आपको वो मॉड है, किसके लिए, प्लस माइनस, क्योंकि मॉड के अंदर का क्वांटिटी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, मॉड जब हटाते हैं तो प्लस माइनस में लिखते हैं, प्लस माइनस को हम चाहे तो मॉड में लिख सकते हैं। यह अपना कंडीशन प्रूफ हो गया। देखो भाई मेरे यहाँ पर हम समय आपका बचाने के लिए सॉल्यूशन लिख के रखते हैं, सॉल्यूशन करने लगेंगे तो एक वीडियो में मुश्किल से हम 1 से 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, अपना लिख लिख के खूब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वही आपको एग्जामिनेशन में स्मार्ट बनाए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइए, पहला का बी। इसमें क्या कह रहा है सर अपने पास में, प्रूव दैट द मैपिंग डी डिफाइन कर रहा है R2 क्रॉस R2 टू R, R2 पढ़ते हैं इसका मतलब होता है पेयर वाला, पेयर वाला, R2 का मतलब R क्रॉस R। तो यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन करा R2 क्रॉस R2 से रियल नंबर, और फंक्शन का जो वैल्यू है अपने पास में वो कुछ इस प्रकार से है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2। ठीक है, जहां पर हमारा जो सिर्फ x है, सिर्फ x है, उस x के जगह पर x1 इंटू x1 कॉमा x2 समझना है, सिर्फ x को क्या समझना है, x1 कॉमा x2, सिर्फ
y को क्या समझना अपने पास, y1 कॉमा y2। देखो इसमें दो एलिमेंट है ना, इसीलिए इसको R2 बोलते हैं, पेयर वाला। ठीक है। हाँ, तो आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक स्पेस है, R2 जो है मैट्रिक स्पेस है। कैसे प्रूफ होगा सर? तो वही चार कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। पहला कंडीशन M1 था, दूसरा का नाम M2 था, तीसरा का नाम M3 था, चौथा का नाम M4 था। M1 पर चल, पहले तो dxy को हमने लिख दिया, dxy को हमने लिख दिया, dxy का जो वैल्यू अपने पास में यहाँ उपलब्ध है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम पहला कंडीशन जाएंगे प्रूफ करने के लिए M1, तो उसमें हमें ये प्रूफ करना है कि dxy का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। यही ना सर? बिल्कुल। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो dxy का वैल्यू है वो मॉडुलस में है, ये भी मॉडुलस में, ये भी मॉडुलस में। अब मॉडुलस का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता, याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ x जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब कोई भी दोनों में से निगेटिव नहीं है तो ऐड करने पर भी निगेटिव नहीं जाएगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस एडिशन को ही हम क्या नाम दिए, dxy। dxy जो अपने पास है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, तो पहला कंडीशन M1 सेटिस्फाई होता है। फिर चलते हैं हम लोग इसमें सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन में होता है कि dxy का वैल्यू अगर 0 है तो आपको प्रूफ करना है कि x बराबर y होगा। dxy का मतलब, dxy का वैल्यू था जो वो लिख दो, x1 माइनस y1 का मॉड, अब प्लस में x2 माइनस y2 का मॉड। तो मॉड का सम प्लस कब हो सकता है? मॉड का मतलब कभी माइनस वाली बात नहीं करेगा वो। तो सम 0 कब हो सकता है? जब इंडिविजुअली ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, दोनों में से कोई भी माइनस नहीं है, लेकिन सम आपको 0 ही चाहिए। ये तभी संभव है जब दोनों क्या हो, 0 हो। हमने इसका मतलब पहला वाला को भी 0 के बराबर लिख दिया, दूसरा वाला को भी 0 के बराबर लिख दिया। मॉड खत्म करो उसे ले आके प्लस माइनस, वैसे 0 के बगल में प्लस माइनस लिखो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ से x1 बराबर y1 मिल रहा है, यहाँ से सॉल्व किए तो x2 बराबर y2 मिला। अब आप कह सकते हो x1 x2 बराबर y1 y2 कह सकते हैं, होता ना फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर। बिल्कुल सर, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसी का नाम x था, इसी का नाम तो y था, और यहाँ देख लो इसी का नाम x था x1 x2 का, इसका y था। इसका मतलब x और y जो है आपस में इक्वल हो गया, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होता है। dxy का वैल्यू तीसरा कंडीशन में आते, तीसरा कंडीशन में था कि उल्टा करने से फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स बाई वाई एक्स बन जाएगा, x1 माइनस y1 का मॉड, अब फिर मॉडुलस ऑफ x2 माइनस y2, माइनस हमने इसमें से कॉमन लिया तो y1 माइनस क्या बन गया, x1। इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया तो y2 माइनस x2 बन गया। मॉडुलस की वजह से ये प्लस बन चुका है, ये माइनस प्लस हो चुका है, अंदर में जो है सो सेम टू सेम, ये भी अपना माइनस प्लस बन चुका, अंदर वाला सेम टू सेम है। अब देखो यहाँ पर x माइनस वाई था तो एक्स वाई नाम था, यहाँ y माइनस एक्स है तो इसका नाम वाई एक्स हो गया, तो उल्टा हो जा रहा है, एक्स बाई वाई एक्स दोनों आपस में उल्टा करने से वैल्यू सेम रहता है, तो दूसरा कंडीशन फुलफिल होता है। तो तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन में होता है कि डी एक्स जेड को ब्रेक करना है दो पार्ट में, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, लेकिन साइन कैसा लेना होगा उसको, लेस देन इक्वल। तो हमने इसका पहले लिख दिया, एक्स जेड का मतलब हुआ x1 माइनस जेड वन और x2 माइनस जेड टू, हमने y1 इसमें घटा दिया, y1 जोड़ दिया। ठीक है, इसमें वही काम कर दिया, y2 घटा के y2 जोड़ दिया। अब इसको हम दो पार्ट में खोल रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा, x1 y1 यहाँ आ गया, एक्स y1 माइनस x1 माइनस y1 यहाँ आ गया, और इसको मैं दो पार्ट में इसको खोल दिया, मैंने दो पार्ट में खोल। ठीक है, बिल्कुल सर, इसको भी दो पार्ट में खोल दिया, बहुत बढ़िया। तो साइन क्या लिया, लेस देन इक्वल टू, आप जानते होंगे मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई को अगर हम ब्रेक करेंगे तो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y लेता है, लेस देन इक्वल टू का साइन ले लिया। तो अब हमने क्या किया इसमें भाई, थोड़ा सा जुगाड़ किया। जुगाड़ क्या हुआ, x1 माइनस वाई वन और x2 माइनस वाई टू को एक साथ कर लिया।
और उसके बाद सर x1 y1 z1 y1 माइनस z1 और y2 माइनस z2 को एक साथ कर दिया। तो जो भी अपने पास yz वाला था एक साथ और जो भी xy वाला था तो एक साथ कर दिया। और इसी को बोल सकते हैं dxy, इसको बोल सकते हैं dyz। dxz लेस देन इक्वल टू dxy प्लस में dyz हो रहा है, इसका तब मतलब चौथा कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। तो चूंकि ऑल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मैट्रिक स्पेस का, इसीलिए हम बोलेंगे R2D जो है वो मैट्रिक स्पेस है। क्वेश्चन भी सीख लिए इसके साथ साथ में। तो अगर आपको एग्जाम्पल लगाने के लिए बोले तो आप इसको भी लगा सकते हैं, डिफाइंड मैट्रिक स्पेस विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये भी लगा सकते हैं लेकिन लेंदी होगा। हम कहेंगे से अगर एग्जाम्पल पूछता है एग्जामिनेशन, जैसे पहला क्वेश्चन में था कि भैया एग्जाम्पल भी दो, आपको सुटेबल एग्जाम्पल भी देना है, आपको इच्छा हो तो इसको प्रूफ कर लीजिए। सेम वही मेथड लगा करके जो हमने इधर में कहा है इस वाले में लगाया है। ठीक है, हाँ जी सर आगे बढ़िए। 2 का ए क्वेश्चन में कह रहा है सर डिफाइंड कूची सीक्वेंस एंड प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्शन, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैट्रिक स्पेस ईडी, मैट्रिक स्पेस ईडी के पॉइंट्स को ले करके अगर बना हुआ है वो, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर है तो कूची सीक्वेंस होगा। बट कन्वर्स कन्वर्स नॉट ट्रू इन जनरल, मतलब हर एक कूची सीक्वेंस, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कूची सीक्वेंस होता है, बट कूची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये प्रूफ करना। तो यहां पर चर्चा हुई है, देखो यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ ईडी है क्वेश्चन में, आप यहां भी ईडी ही इस्तेमाल करो, ईडी ही इस्तेमाल करो डेफिनेशन में, ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो हमने यहां पर से लिया एक सीक्वेंस है एक्शन बी ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैट्रिक स्पेस ईडी, इस सेट टू बी कूची सीक्वेंस, ये कूची सीक्वेंस होता है। शर्त क्या है, फॉर ईच या फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन एप्सिलॉन। नेचुरल नंबर का नाम क्या रखा, एन एप्सिलॉन, नाम है ये, इस पे दिल पे नहीं लेना, एन एप्सिलॉन। इस प्रकार से है कि m और n दो एलिमेंट होगा किसका, n का, ठीक है, जिसमें एम एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, एन एप्सिलॉन से, एम एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एन एप्सिलॉन से। और डी एक्स वाई का वैल्यू अगर लेस देन हो, डी एक्स एम और डी एक्स एम कॉमा एक्स एन का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाए एज एम एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो समझ जाइए कि भैया कूची सीक्वेंस, मतलब एम एन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन एप्सिलॉन है तो डी एक्स एम कॉमा एन लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन हो एज एम एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, या एम एन टेंस टू इन्फिनिटी पर डी एक्स वाई का डी एक्स एम और वाई एक्स एम और एक्स एन का लिमिट वैल्यू 0 हो, या एक्स एन टेंस टू एक्स एम होता हो एज एम एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये कहलाएगा कुछ। और बाकी जो इसके दो पार्ट हैं, मतलब ये वाला कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कूची सीक्वेंस होता है, बट कूची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, वो आपको देखिएगा 2018 का जो पीवाईक्यू हम करवाए हैं, जस्ट पिछला वीडियो आपको मिला होगा 2018 का पीवाईक्यू, उसमें ए में दिया हुआ है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कूची सीक्वेंस होता है, अब बी में दिया हुआ अपने पास में कि कूची कन्वर्जेंट सीक्वेंस कूची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा जरूरी नहीं है। तो अगर आप 2018 का 2 का ए और बी इसके नीचे लिख देंगे तो आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और 2018 का ही क्वेश्चन था, बस इसमें एक डिफिनीशन इसमें बढ़ा दिया था कि कुछ ही सीक्वेंस को डिफाइन करो। ठीक है बात, हाँ जी सर आगे बढ़िए। कहता अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ओपन स्फीयर जो है वो ओपन सेट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने 2018 में भी 2018 के पीवाईक्यू में भी बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ये 2018 का जो पीवाईक्यू करवाए हैं उसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला का बी मिल जाएगा, पहला का बी, एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट इन ए मैट्रिक स्पेस, हर एक ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, 100% एग्जामिनेशन में रहबे करेगा। अगला ये 3 का ए,
3 का ए में अपने पास में है, 2 का बी था, 3 का ए। कहता है डिफाइन करिए सर कंप्लीट मैट्रिक स्पेस को और प्रूफ कीजिए कि वाई अगर सबसेट है मैट्रिक स्पेस एक्स डी का। कौन सा मैट्रिक स्पेस? कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का। तो वाई कंप्लीट होगा इफ एंड ओनली इफ वाई इज क्लोज्ड। वाई क्लोज्ड होगा तो कंप्लीट होगा, ये प्रूफ करना है। और वाई क्लोज्ड होगा तो वाई क्लोज्ड होगा तो एक्स डी का सब स्पेस वाई ऑफ ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। वाई कंप्लीट अगर होगा तो वाई क्लोज्ड होगा, और वाई क्लोज्ड होगा तो वाई कंप्लीट होगा। समझ रहे बात? हाँ हाँ। यहां पर सबसे पहले डिफाइन करेंगे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस को। कोई भी मैट्रिक स्पेस एक्स डी जो है, अब देखो यहां पर एक्स डी है तो एक्स डी ही यूज करना है। कंप्लीट होगा अगर कुची सीक्वेंस एक्स डी का जो हो, जो भी कुची सीक्वेंस होगा एक्स डी में, वो सब कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कि एक्स डी जो अपने पास में है, एक्स डी उसके अंदर में कोई भी कुची सीक्वेंस उठाओ, वो अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हुआ, कुची सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया, तो मैट्रिक स्पेस कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस प्रूफ करना हो अगर, तो आपको मैट्रिक स्पेस पहले प्रूफ कर लो, उसके बाद कुची को कन्वर्जेंट दिखा। बस। आइए सर इफ पार्ट पे चलते हैं। इफ पार्ट में y क्या होगा सर? कंप्लीट सब स्पेस है एक्स डी का, तो हमें प्रूफ करना है कि y क्लोज्ड होगा x के अंदर में। y इज क्लोज्ड इन x। तो हमने एक एलिमेंट लिया p जो बिलोंग्स करता है किससे? x से। वो क्या है सर? लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट का मतलब कन्वर्ज करेगा वो p पर। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ y है। तब हमें प्रूफ करना है कि p इज ऑल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ p। अगर लिमिट पॉइंट है y का हमने मान लिया, तो हमें प्रूफ करना है p बिलोंग्स टू y। हमें p बिलोंग्स करता है y से, ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर में कहा है कि p जो है वो लिमिट पॉइंट ऑफ y है। p यहां पर बिलोंग्स करता है x से, और ये लिमिट पॉइंट है y का। हमें प्रूफ करना है p इज लिमिट पॉइंट ऑफ, सॉरी, p बिलोंग्स करता है y से, ये प्रूफ कर देना है। p x में है, अगर p y में चला गया तो हम प्रूफ हो गया हमारा कि भैया ये क्लोज्ड हो जाए। चलिए, तो हम यहां पर से बात करेंगे, p जो है वो लिमिट पॉइंट है किसका? y का। ऊपर में हमने माना है यहां पर लिमिट पॉइंट ऑफ y है। ठीक है, और हम जानते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ओपन स्फीयर जो होता है, उसका नाम रखा हमने ओपन स्फीयर का SP1/n। मतलब सेंटर है इसका p पॉइंट पर, रेडियस है इसका 1/n। मस्ट बी कंटेन ए पॉइंट yn एक पॉइंट कंटेन करता है ओपन स्फीयर, जो y का है yn। हमें प्रूफ करना है yn टेंस टू p एज n टेंस टू इन्फिनिटी। yn का वैल्यू p पर टेंस करेगा जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, या n टेंस टू इन्फिनिटी पर yn का लिमिट p होगा, ऐसा प्रूफ करना। तो फॉर ए गिवन एप्सिलन, या मान लिया कि एप्सिलन के लिए हमें ये प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमने फॉर ए गिवन एप्सिलन मान लिया भाई देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n नॉट सच दैट 1/n इज लेस देन कितना? एप्सिलन। 1/n नॉट इज लेस देन एप्सिलन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि SP1/n जो है वो सबसेट हुआ P SP एप्सिलन का। क्योंकि देखो ना, इसका जो रेडियस है ना, इसका जो रेडियस है वो इसके रेडियस से छोटा है। कहाँ लिखा हुआ है सर? यहाँ पर 1/n जो इसका रेडियस इसके रेडियस से छोटा है। इसका मतलब ये अंदर में होगा, ये ओपन स्फीयर जो होगा वो अंदर में होगा। ये हो गया अपने पास में ओपन स्फीयर, हमेशा ऐसे दिखाते हैं हम। ये बाहर वाला है, SP1/n वाला है, इसके अंदर में है ये, इसका नाम हो गया सर SP एप्सिलॉन। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट है अगर, तो पी एस पी वन बाई एन मतलब ये सबसेट होगा किसका, वन बाई एन नॉट का। अब वन बाई एन नॉट जो है वो सबसेट होगा किसका, मतलब एस वन पी एस पी वन बाई एन सबसेट हो गया किसका, एस पी वन बाई एन नॉट का, वो सबसेट हो गया किसका, एस पी एप्सिलॉन का। ठीक, बट यहाँ पर हम मान रहे हैं कि y जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, एस पी वन बाई एन से, मतलब इस ओपन स्फीयर का एलिमेंट है y। यहाँ पर n का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3, रेडियस 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है। इसका मतलब वाई एन जो है दिया हुआ था अपने पास में कि वाई एन बिलोंग्स करता है किससे, एस पी एप्सिलॉन से। देखो ये इसका सबसेट है, इसका मेंबर है कौन, वाई एन है। वाई एन अगर उसका मेंबर है, इसका मतलब वाई एन अगर इसका मेंबर है तो ये इसका भी मेंबर होगा। वाई एन अगर एस पी एप्सिलॉन का मेंबर हो, एस पी वन बाई एन का मेंबर है वाई एन, इसका मतलब एस पी एप्सिलॉन का भी होगा। हम इसका मतलब कह सकते हैं कि वाई एन टेंस टू पी होगा। और हम ये भी जानते हैं कि जितना कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मैट्रिक स्पेस के अंदर में, वो कूची सीक्वेंस होता है। ये हम लोग जानते हैं, वो थ्योरम में वही था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज कूची सीक्वेंस होता है। इसका मतलब वाई एन जो है वो भी कूची सीक्वेंस होगा, क्योंकि वाई एन टेंस टू पी हो गया, मतलब वाई एन कन्वर्ज कर रहा है किस पर, पी पर। का मतलब वाई एन कूची सीक्वेंस होगा। कूची सीक्वेंस हो गया, इसका मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर कूची सीक्वेंस हो जाए तो कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर P जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, Y से, और P जो है वो आर्बिट्रेरी था। इसका मतलब P जितना Y जो है वो सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। का मतलब Y जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, सारे लिमिट पॉइंट रखता है, इसका मतलब क्लोज कहलाएगा। P मतलब लिमिट पॉइंट सारे के सारे Y में है, इसलिए क्लोज्ड है। अब इसका ओनली इफ पार्ट होगा क्या, कि अगर y क्लोज्ड है, y अगर क्लोज्ड है तो हमें प्रूफ करना है कि y कंप्लीट होगा। y अगर क्लोज्ड है तो हमें प्रूफ करना है कि y कंप्लीट होगा। बहुत आसान चीज है। सबसे पहले यहाँ पर से वाई एन जो है हम एक कूची सीक्वेंस मान लिए किस में, y के अंदर में। अगर ये कूची सीक्वेंस है तो अच्छा, देन वाई एन इज ऑल्सो कूची सीक्वेंस इन x, क्योंकि देखो ये जो y था वो सबसेट था किसका, x का। अगर कोई भी एलिमेंट इसमें है, अगर वाई एन, ये वाई एन इसमें भी लाइज करेगा। बिल्कुल सर, ये इससे बिलोंग्स करता है तो ये इससे भी बिलोंग्स करेगा। सही है, सही है। और चूंकि x कह रहा था कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, अगर वो कंप्लीट है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस वाई एन जो है वो कन्वर्ज करेगा लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट का नाम क्या रख लिया, x, कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट x पर, मान लिया। तब हमें प्रूफ करना है कि x बिलोंग्स करता है किससे, y से। हमने कहा है कि ये x अगर कंप्लीट है तो वाई एन कन्वर्ज करेगा x पे, वाई एन कन्वर्ज करेगा x पे। अगर x अगर y का मेंबर हो जाएगा तो y भी अपने आप कुछ सीक्वेंस बन जाएगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर कुछ सीक्वेंस बन गया तो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं सर, उसके लिए हमने वाई एन को वाई एन हैज ओनली finite many distinct points, then yn tends to x, there exists a positive integer k such that the sequence yn form y1 y2 y3 up to yn x1 x2 sorry xxx, यहाँ पर k जो है वो फाइनाइट है। मतलब ये कहा मैंने कि yn जो है वो सीक्वेंस है, तो उसका मतलब उसके एलिमेंट्स कैसे कैसे होंगे, y1 होगा y2 होगा, इससे tn कोई सीक्वेंस है तो एलिमेंट्स क्या होता है इसका, t1 t2 t3 t4 यही सब। हाँ, और x x हमने बढ़ा दिया x इसके अंदर में इन्वॉल्व रहता है हमेशा, इटसेल्फ ए पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, क्योंकि आपने कहा है कि yn जो है वो कन्वर्ज करता है x पर, x जो है वो खुद एक पॉइंट होगा yn का। पॉइंट्स ऑफ वाई एन आर कितना, इन वाई, वाई के जितना पॉइंट है सब वाई में होगा।
एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू वाई। अरे आपने वाई एन को कहा कि वाई का मेंबर है, तो उसके जितने भी पॉसिबल केस हैं वाई वन से लेके वाई एन तक, एक्स एक्स एक्स, ये सब किससे बिलोंग्स करेगा? तो वाई का ही मेंबर होगा। हाँ, इफ वाई एन हैज इनफाइनेटली मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वाई एन के पास बहुत सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट है, वो भी इनफाइनेटली, देन x इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट yn, तब x कहलाएगा लिमिट पॉइंट ऑफ yn। दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ y, ये क्या होगा? सबसेट होगा किसका? y का। इसका मतलब x क्या कहलाएगा तब? x इज लिमिट पॉइंट ऑफ y, बट y तो क्लोज था, y क्लोज था, तो इट कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ लिमिट पॉइंट्स। y क्लोज है, क्लोज का मतलब ऑल लिमिट पॉइंट या एक्युमुलेशन पॉइंट कंटेन करता है। इसका मतलब x बिलोंग्स करे किससे? y से। ये शो करता है कि एवरी कुछ सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हुआ, y का जो भी कुछ सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है किसी पॉइंट y के किसी पॉइंट पर, इसलिए y क्या हो जाएगा यहाँ पर? कंप्लीट हो जाएगा। कुछ सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई। 3 का बी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट कैंटर इंटरसेक्शन का स्टेटमेंट बताओ और प्रूफ करो। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम दिखाई दे देगा। तीसरा का ए 2018 का पी बाई क्यू देखिएगा उल्टा करके, पी बाई क्यू 2018 का तीसरा का ए, ये क्वेश्चन वहां मैंने करवाया है, देख लीजिएगा, वहां से सॉल्यूशन ले लीजिएगा। हमने इसीलिए बोला कि 2018 का पी बाई क्यू जरूर देख लीजिएगा, उससे बहुत सारे समाधान आपके हो जाएंगे। अगला ये सर 4 का ए, 4 के ए में कहता है डिफाइन करने के लिए टोपोलॉजिकल स्पेस को विथ एग्जाम्पल, टोपोलॉजिकल स्पेस को डिफाइन करिए। ठीक है, और उसके बाद कहता है प्रूफ करिए कि टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जे जो है एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड एंड फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। मतलब पहले टोपोलॉजिकल स्पेस को डिफाइन करें, एग्जाम्पल भी दीजिए, और बाद में आप ये भी इसमें प्रूफ कीजिए कि इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन मतलब बहुत सारा क्लोज सेट का इंटरसेक्शन क्लोज सेट होगा, और फाइनाइट क्लोज सेट का यूनियन फाइनाइट सेट। ठीक है, पहले डिफाइन करते हैं यहां पर से, तब आगे बढ़ेंगे बात को। एक्स यहां पर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और जे क्या है सर? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स का जितना सबसेट्स हो सकता है उसी के कलेक्शन को हम नाम दिया कितना? जे। तब जो एक्स जे है वो पेयर कहलाएगा टोपोलॉजिकल स्पेस। शर्त क्या है? तो पहला शर्त है यहाँ पर फाई और होल सेट एक्स जो है वो एलिमेंट हो जे का, मतलब फाई और एक्स बिलोंग्स करता हो जे से। यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी इंडेक्स, यहाँ पर आई आर्बिट्रेरी इंडेक्स है। यूनियन ऑफ ओपन सेट, जी अल्फा का मतलब ओपन सेट ऑल्सो बिलोंग्स टू जे। और दो हमने एलिमेंट लिया जी और एच, ए का जी और एच, यानी ओपन सेट का मेंबर लिया, उस केस में दोनों का इंटरसेक्शन भी उस फाई और एक्स जे में हो, यूनियन मेनी का यूनियन जे में हो, और दो का इंटरसेक्शन भी जे में होगा, तो टोपोलॉजिकल। ठीक है बंधु, बिल्कुल सर। इसके एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे। प्यारा सा एक एग्जाम्पल भी हम लोग लगा देते हैं। इसको आप एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर दीजिए। एक्स बराबर ए बी सी है, ये अपने पास में फाई ए बी और एक्स है, तो कहता है एक्स जे टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, प्रूफ करिए। अब लिख ही दिए हैं प्रूफ दैट, तो प्रूफ कर ही देते हैं। हमारे पास एक्स बराबर सेट दिया है सर ए बी सी, इसके एलिमेंट्स हैं, और जे बराबर अपने पास में सेट है सर फाई ए बी
और उसके बाद ए बी और एक्स। अब आपको सबसे पहला कंडीशन ये वेरीफाई करना है कि फाई और एक्स जे में है या नहीं। पहला कंडीशन वही है, वेरीफाई करना। इसका मतलब सबसे पहला कंडीशन वेरीफाई करने जाएंगे तो हम देखेंगे फाई और एक्स जे में है क्या। ऑब्वियसली दिख रहा होगा, जे के अंदर में फाई है और एक्स है, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन होता है सर कि सब का यूनियन निकालो, फाई यूनियन ए यूनियन बी यूनियन ए बी यूनियन एक्स। था ना अपने पास में कि यहाँ पर यूनियन निकालना है जी अल्फा का, यानी जीवन से लेकर अप टू जितना भी पॉसिबल है जे के मेंबर, उस सब का यूनियन निकालना है, जे में ही होना चाहिए। ये जे का मेंबर उठाओ और यूनियन भी जे में ढूंढो। देखो पहले इस दोनों का यूनियन करोगे, फाई और ए का यूनियन, इस दोनों का यूनियन ए ही रह जाएगा। फिर यूनियन बी यूनियन ए बी और यूनियन एक्स। अब इस दोनों का यूनियन करोगे तो ए बी ही मिलेगा, यूनियन ए बी यूनियन एक्स। इस दोनों का यूनियन क्या होगा सर, ए बी ही होगा, यूनियन एक्स। ये दोनों का यूनियन एक्स ही आएगा जो कि जे में ऑलरेडी है। एक्स क्यों आएगा सर, क्योंकि एक्स के पास ए बी सी है, ए बी सी और ए बी का यूनियन ए बी सी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पड़ाव पे, तीसरा था कि इंटरसेक्शन निकाल लो। जैसे हमने फाई और ए का इंटरसेक्शन कर दिया, फाई का इंटरसेक्शन किसके साथ सर, ए बी के साथ कर दिया, मतलब फाई का सब के साथ इंटरसेक्शन लगा दो। फाई का इंटरसेक्शन कर दिया ए बी के साथ, फाई का इंटरसेक्शन कर दिया हमने किसके साथ, फाई का एक्स के साथ इंटरसेक्शन कर दिया। फाई वाला काम सबका कर लेते हैं, सब का इंटरसेक्शन फाई ही रहेगा। आपको पता होगा ये जे का मेंबर है, जे में है ना, बिल्कुल सर जे में है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फाई के बाद बढ़ते हैं इस दोनों का, इस दोनों का इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तो वो फाई हो जाएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये फाई जे में है। इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करोगे, मतलब ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, ए बी के साथ कर दोगे तो वापस ए मिलेगा जो कि ए बी जे से बिलोंग्स करता है। अब ए का इंटरसेक्शन करोगे किसके साथ, एक्स के साथ। एक्स के साथ इंटरसेक्शन करना मतलब एक्स का मतलब ए बी सी से करना, ए तो आ ही जाएगा जो कि ए भी जे में है। ए का काम कर लिया सबके साथ, अब बी का काम करो सबके साथ। तो हमने यहाँ पर से भाई बी का इंटरसेक्शन कर दिया किसके साथ, ए बी के साथ। फिर बी का ही इंटरसेक्शन कर दिया किसके साथ, एक्स के साथ। इसका इंटरसेक्शन बी ही होगा, जे से बिलोंग्स कर रहा है। इसका इंटरसेक्शन भी बी ही होगा, ये भी जे से बिलोंग्स कर रहा है। और लास्ट में हमारे पास में ए बी है, ए बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ करो तो ए बी ही रहेगा क्योंकि एक्स में ए बी सी है। मतलब सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जो भी इंटरसेक्शन आ रहा है सब जे का मेंबर बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग देयरफॉर एक्स जे जो है यहाँ पर से एक्स जे इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। वैसे सिर्फ एग्जाम्पल लिख करके भी, इतना लिख करके भी छोड़ सकते हो, यहाँ प्रूफ दैट को हटा करके एक्स जे इज टोपोलॉजिकल स्पेस बोल के भी जा सकते। ठीक है, हाँ, वेरीफाई वर्ड नहीं लिखा तो एग्जाम्पल लिख के भी आगे बढ़ सकते। आइए इसी के सेकंड प्रूफ वाले पार्ट में चलते हैं। F1 से लेकर के हमने इनफाइनाइट था ना, बहुत सारा इंटरसेक्शन में क्या था, बहुत सारा का इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी मेनी, मेनी का इंटरसेक्शन निकालना था। आर्बिट्रेरी मेनी का मतलब बहुत सारा। ठीक है, हाँ सर। तो F1 से लेकर के बहुत सारा क्लोज सेट्स हमने मान लिया। ठीक है, अब इस सब का जो कंप्लीमेंट होता है, क्लोज्ड का जो कंप्लीमेंट होता है वो क्या होता है सर, ओपन सेट होता है।
क्लोज्ड का कंप्लीमेंट ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट है इसका मतलब जे का मेंबर होगा। ठीक, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि इसका इंटरसेक्शन जे में होगा। तो आपने तुरंत अभी इस्तेमाल किया है यूनियन ऑफ मेनी ओपन सेट। मेनी ओपन सेट का यूनियन जे का ही मेंबर होता है। अच्छा, मेनी ओपन सेट का यूनियन जो है वो जे का ही मेंबर होता है। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं भाई, इसका मतलब कह सकते हैं F1 का कंप्लीमेंट F2 का कंप्लीमेंट सब ओपन सेट है, जे का मेंबर है। तो सबका यूनियन भी किसका मेंबर होगा, जे का। अगर हम टोटल में से इकट्ठा एक बार कंप्लीमेंट लगाए तो इंटरसेक्शन में चेंज होगा। डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं इसको। ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होता है वो होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, का नाम होता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ सेट थ्योरी के अंदर में। ठीक है, कंप्लीमेंट इसका जे में है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जे, ये जो है ये जे का मेंबर होने का मतलब ओपन है। कंप्लीमेंट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोज्ड। इंटरसेक्शन जो है बहुत सारा सेट्स का क्लोज होता है। ठीक है, अब इसमें हमें प्रूफ करना है कि यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट, यूनियन ऑफ फाइनाइट क्लोज सेट्स इज क्लोज सेट। फाइनाइट का मतलब F1 से Fn तक ले लिया, क्लोज सेट्स। सबका कंप्लीमेंट ओपन होगा, ओपन है इसका मतलब जे का मेंबर होगा, जैसे उधर था उधर ही। अभी यूनियन प्रूफ करना है तो सबके कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे, सबके कंप्लीमेंट का यहाँ पर इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा। क्योंकि आप जानते भी इंटरसेक्शन जो होता है वो जे का ही मेंबर होता है, जे के मेंबर का इंटरसेक्शन जे में होना चाहिए। लास्ट वही प्रूफ कर रहे थे। सबको इकट्ठा लिख देंगे तो यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन का। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि यूनियन का कंप्लीमेंट अलग अलग करने पर इंटरसेक्शन बनता है, इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट जो है अलग अलग करने पर यूनियन बनता है। तो हमने इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ से कह सकते हो इसका मतलब F1 यूनियन F2 अप टू Fn तक ये क्या कहलाएगा, ओपन। कंप्लीमेंट हटा दो, क्लोज्ड। ओपन का कंप्लीमेंट क्लोज्ड। समझ रहे हो बात? यस सर। तो इसी के साथ आपका 2000 इसी के साथ आपका 2020 का पी वाई क्यू 2020 का पी वाई क्यू होता है समाप्त। 2020 का पी वाई क्यू समाप्त होता है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा प्यारा सा ऐप है। ठीक है, हमारे ऐप पर आ जाएं, यहाँ से फ्री में आप पीडीएफ लेके जाएं। ऐप हमारा है ठाकुर सर अकेडमी। ठाकुर सर अकेडमी हमारा प्यारा सा ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्री में पीडीएफ लेके जाइए, कोई चार्ज नहीं। लेकिन थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, हमारा ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इतनी तो थोड़ी सी मेहनत कर ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके थर्ड ईयर का सवाल है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले सेशन में 2022 के पीवीक्यू के साथ। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मित्रों के बीच में शेयर ना करें। लास्ट मोमेंट में जो भी आपको चीज़ इंपॉर्टेंट मिले सभी शेयर करके पढ़ें। तब तक के लिए बाय बाय।